Okay. So next is verification of return. Now, why return should be verified? Because assessee should take responsibility for whatever data he has filed in the return, and tomorrow he should be liable for the consequences if he has given the wrong statements or misstatement in the or false information in the return. तो आपको क्या लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेरा रिटर्न होगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे लेनी चाहिए? Who should sign the return? रिटर्न साइन करना पड़ता है. कौन करेगा साइन? मेरा रिटर्न कौन साइन करेगा बताओ? इंडिविजुअल का रिटर्न कौन साइन करता है? बोलो. इंडिविजुअल असेसी का रिटर्न कौन साइन करेगा? करेगा. लेकिन अगर इंडिविजुअल लुनेटिक होगा, अनसाउंड माइंड होगा, अनस्टेबल होगा उसका माइंड, तो उसको करना चाहिए क्या? नहीं. नहीं, तो उसका कोई लीगल गार्डियन या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा वो करेगा. माइनर चाइल्ड होगा तो इंडिविजुअल माइनर चाइल्ड है तो रिटर्न कौन भरेगा या कौन साइन करेगा? उसके पेरेंट्स. पेरेंट या लीगल गार्डियन. पेरेंट नहीं होंगे तो लीगल गार्डियन या पेरेंट या पर्सन ऑथोराइज्ड. ठीक है ना, वो देख लेंगे. एचयूएफ होगा तो रिटर्न कौन साइन करेगा? जल्दी बोलो. हु विल साइन एचयूएफ का रिटर्न? कर्ता. और अगर कर्ता अगर इंडिया में नहीं होगा तो एनी अडल्ट मेंबर, क्योंकि फैमिली में तो माइनर मेंबर भी होते हैं तो माइनर से साइन थोड़ी ना क्या करवाएंगे. एनी अदर अडल्ट मेंबर. मैंने एनी अदर मेल मेंबर बोला क्या? नहीं, एनी अदर अडल्ट मेंबर मतलब इवन फीमेल मेंबर कैन साइन द रिटर्न. एक बार ऐसे सी इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन आके जा चुका है दैट ओनली मेल मेंबर कैन साइन द रिटर्न ऑफ एचयूएफ. ऐसा नहीं है. एनी अदर एडल्ट मेंबर कैन साइन इफ कर्ता इज एब्सेंट. चलो ठीक है. पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो पार्टनर्स. मैनेजिंग पार्टनर. अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो एनी अदर अडल्ट पार्टनर. अब समझ रहे हो ना? ऐसा अडल्ट क्यों बोला जाए? क्योंकि देयर आर माइनर पार्टनर आल्सो इन द ऑर्गेनाइजेशन. बरोबर ना? फर्म में होता है ना माइनर पार्टनर बन सकता है. पता है आप लोगों को? यस सर. अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म. लॉसेस का या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता वो. चलो ऐसी बात थी. अगर एलएलपी होगा तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगा तो एलएलपी होगा तो कौन साइन करेगा? जल्दी बोलो. पार्टनर्स. डेजिग्नेटेड पार्टनर. अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं होगा तो एनी अदर पार्टनर. ठीक है ना? आगे जाता हूं. कंपनी होगा तो डायरेक्टर्स. डायरेक्टर. मैनेजिंग डायरेक्टर. अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होगा तो एनी अदर डायरेक्टर. कंपनी की केस में और भी दो तीन बातें हैं जो मैं आपको इसमें से बताऊंगा. अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा चुकी है तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं वो साइन करते हैं. तो कंपनी अगर लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटर साइन करता है. तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन भी है लेकिन मैं जनरल सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ. पॉलिटिकल पार्टी का रिटर्न कौन साइन करना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय मीन्स जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है पॉलिटिकल पार्टी का वो साइन करता है. लोकल अथॉरिटी का प्रॉपर ऑफिसर. तो इन्होंने यहाँ पे एक लिस्ट बना के दी है सेक्शन 140 में कि किसका रिटर्न कौन साइन करता है. तो देखो फटाफट क्या है. इंडिविजुअल का इन जनरल इंडिविजुअल करेगा, लेकिन इंडिविजुअल अगर एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है तो या तो वो खुद करेगा. ऑनलाइन भी हो सकता है अभी, क्योंकि ऐसा कुछ पहले जैसा नहीं रहा कि फिजिकल साइन ही करना होता है. आधार लिंक ओटीपी आता है, वो अगर डालोगे तो ई वेरीफाई भी हो जाता है. ठीक है ना? वेयर इंडिविजुअल इज मेंटली इनकैपेसिटेड तो गार्डियन करेंगे. और कोई भी रीजन की वजह से अगर वो इंडिया में नहीं है तो पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम will be sign the will be that guy will be signing the return. HUF का इन जनरल करता. ये अगर करता नहीं करेगा तो एनी अदर अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. एनी अदर अडल्ट मेंबर मेल या फीमेल दोनों चलते हैं. एलएलपी होगा तो डेजिग्नेटेड पार्टनर. और अगर कोई अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से डेजिग्नेटेड पार्टनर इज नॉट एबल टू वेरीफाई द रिटर्न और देयर इज नो डेजिग्नेटेड पार्टनर तो एनी अदर पार्टनर. अगर लोकल अथॉरिटी होगा तो प्रॉपर ऑफिसर. पॉलिटिकल पार्टी होगा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. कंपनी होगा तो इन जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर. अगर एमडी नहीं है या एमडी इंडिया में नहीं है तो एडी डायरेक्टर. अगर इंसॉल्वेंसी में रहेगा तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. नॉन रेसिडेंट कंपनी होगा तो पर्सन हैविंग वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी. कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप लिक्विडेशन में होगा तो लिक्विडेटर करेगा साइन. मैनेजमेंट हैज बीन टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट. बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि कंपनी अगर लॉसेस में चलती है और गवर्नमेंट को लगता है कि इस कंपनी को रिवाइव करना चाहिए तो वो अपनी मैनेजमेंट रखती है उसके ऊपर. तो प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफिसर है प्रॉपर ऑफिसर. any other association than principal officer and any other person होगा तो any person who is acting as a incompetent authority. तो ऐसा इन्होंने यहाँ पे बात करके रखा हुआ है.
परमानेंट अकाउंट नंबर की हमारी पहले से बात हो चुकी थी कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है. इट इज अ 10 डिजिट अल्फाबेटिकल अल्फान्यूमेरिकल नंबर. इट इज अ लॉगिन आईडी टू इनकम टैक्स वेबसाइट. सर ये कब लिया जाता है? तो इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है ना. तो ये पढ़ के जाना, ये जो टेबल है यहाँ पे. तो कब लिया जाता है परमानेंट अकाउंट नंबर? तो उन्होंने बोला अगर आपने करंट ईयर में अगर आपका इनकम अगर मैक्सिमम लिमिट से बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न भरना है. रिटर्न भरना है तो परमानेंट अकाउंट नंबर होना जरूरी है. या करंट ईयर में पर्सन ने 2.5 लाख, ये अमाउंट याद रखने पड़ेंगे आपको. रटने जैसी बात है, 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाता है. 2.5 लाख से ज्यादा अगर ट्रांजेक्शन किया होगा असेसी ने, तो आपको नहीं लग रहा उसका परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए? उसका परमानेंट अकाउंट नंबर यस मतलब डिपार्टमेंट के पास उसका इंफॉर्मेशन, ठीक है. हाँ, तो इनका परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए. अगर कंपनी के डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, करता हो, मतलब आप कंपनी के मेन पर्सन हो, तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होना भी जरूरी है. विदाउट दैट यू कैन नॉट वेरीफाई द रिटर्न. तो इन सारे लोगों को परमानेंट अकाउंट नंबर लेना कब होता है? तो जब भी ये लाइबिलिटी आती है तो बिफोर 31 मई. तो अभी तक आपके बैच में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं निकाला है. तो लाइफ में जब भी 2.5 लाख से ज्यादा कमाओगे या डायरेक्टर करके अपॉइंट हो जाओगे या 2.5 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. कब? बिफोर 31 मई. तो ये डेट भी याद रखना प्लीज कि कब अप्लाई करना पड़ता है. बिफोर 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर. चलो आगे चलता हूं. अगर आपने किसी भी पर्सन ने ग्रॉस रिसिप्ट, किसी भी बिजनेस ने, जैसे पांडा का दुकान है, अगर उसका दुकान का सेल्स 5 लाख के ऊपर जाता है तो उसको बोला गया कि आपको परमानेंट अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा, वो भी बिफोर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. बिफोर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा. जो ट्रस्ट है उनको भी परमानेंट अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा. एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सम ऑफ इनकम व्हिच इज डिडक्टेबल अंडर एनी फाइनेंशियल ईयर. तो कोई इनकम कर रहा है, स्पेशल डिडक्शन जो आपको पता है ना, 10AA वगैरह के जो डिडक्शंस आपको लेने होंगे, तो उसके लिए भी इन्होंने बोला एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के पहले आपको परमानेंट अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा. इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिया होगा तो बिफोर ऑब्टेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड. जीएसटी अगर लेना होगा तो बिफोर जीएसटी. क्यों? जीएसटी का लॉजिक आपको पता होगा. तो जीएसटी इज अ पैन बेस्ड नंबर. अगर आपके पास पैन नहीं होगा तो जीएसटी तो मिलेगा ही नहीं. सर अगर मैंने नहीं लिया परमानेंट अकाउंट नंबर, तो ये मन में क्वेश्चन आता ही है. मैंने तो बताया कि आपको परमानेंट अकाउंट नंबर लेना पड़ता है. अगर नहीं लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया है सेक्शन 272 बी ने. पेनाल्टी लगेगी आपको. कितनी? ज्यादा नहीं, 10,000 ले लेंगे आपसे, पेनाल्टी ले लेंगे, ठीक है ना. सर, हम लोग जैसे अगर हम भी, मेरा पैन कार्ड है पर मैं अभी कुछ इनकम कमाती नहीं हूँ तो उनको, उनके लिए उनके लिए कुछ नहीं. इनकम नहीं कमाते तो क्या कर सकते हो? उस परमानेंट अकाउंट नंबर को मंदिर में रखे, उसकी पूजा करो दिन में 2 बार. कभी भी अप्लाई कर सकते हैं ना फिर, मतलब अगर हाँ, पैन तो वही तो मैं निकालना बता रहा हूँ रहेगा ना. यहाँ तो। पे देखो ना, मैंने तुमने क्या बोला कि मॉडल नहीं लिखा हुआ. यहाँ पे क्या बोला है? ऊपर जो लिखा गया है वो मैंडेटरी परमानेंट अकाउंट नंबर है. वॉलेंटरी तो तुम लोग ने बचपन से लेके रखा हुआ है परमानेंट अकाउंट नंबर. पता नहीं क्यों लेके रखा था. सिम कार्ड वगैरह लेने के लिए लेते हैं यूजुअली बच्चे आजकल तो, ठीक है ना. उनको नहीं पता कि इनकम टैक्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो लोग. जब से आधार आया हुआ है, ये नया सेक्शन आया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना. इसके ऊपर 1-2 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है. जब से आधार अभी लास्ट ईयर से, करंट ईयर से ही इन्होंने क्या कर दिया है, 2019 से ये क्या कर दिया, उन्होंने बोला इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन एंड आधार. तो जहां पे आधार मैंडेटरी वहां पे पैन दे दो, जहां पे पैन मैंडेटरी वहां पे आधार दे दो, तभी भी चलेगा, ठीक है ना. फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म भरना पड़ता है. ये आपकी इंस्टीट्यूट फॉर्म भी पूछती है. और आप लोगों ने अगर पैन लिया होगा तो आपने भी यही फॉर्म भरा होगा. फॉर्म 49A. फॉर्म 49A भरोगे तो ये एक पेज का, सिंगल पेज का फॉर्म होता है. ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है. तो ये 49A अगर फॉर्म भरोगे तो आपका पैन आ जाता है, ठीक है ना. और आप इंडियन सिटीजन वगैरह हो तो यहाँ पे उन्होंने लिस्ट दिया इंडियन कंपनी एंटिटीज और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. और आउटसाइड इंडिया वाले रहोगे तो 49AA चलेगा, कोई नहीं. सर मैंने पैन ही नहीं लिया, मैं तो टैक्स का चोर हूँ. जैसे पकड़ लो, पांडा के बाजू में कोई दुकान है और वहां पे वो टैक्स की चोरी करता है. उसने ना कभी परमानेंट अकाउंट नंबर लिया, कभी बैंक अकाउंट खोला है, और डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ लिया कि वो बिजनेस तो कर रहा है लेकिन उसने पैन नहीं लिया. तो डिपार्टमेंट सो मोटो भी पैन जबरदस्ती इशू करवा सकता है आप लोगों को, क्योंकि आपका असेसमेंट उनको कंप्लीट करना होता है. तो डिपार्टमेंट को, एओ को भी ये पावर है कि आपको वो पैन अलॉट कर सकता है. चलो कुछ नहीं है. सर पैन इंपॉर्टेंट होता है क्या? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? बिना पैन के बहुत सारी चीजें हो ही नहीं सकती. जैसे सर वो फाइलिंग ऑफ रिटर्न ही नहीं कर सकता,
डिपार्टमेंट के साथ करस्पॉन्डेंस नहीं कर सकता, डिपार्टमेंट को अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो वो पैन के थ्रू ही जाना है, या डिपार्टमेंट से कोई डॉक्यूमेंट आना है वो पैन के थ्रू ही आना है। राम पटेल के नाम से आप डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि राम पटेल के नाम से हजारों लोग रहेंगे, ठीक है ना। तो पैन जो होता है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, आप समझो डिपार्टमेंट की यहाँ पे। नेक्स्ट, पैन और आधार मस्ट बी कोटेड ऑन डॉक्यूमेंट ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शन। आप कभी बैंक में गए रहोगे तो आपको ये पता होगा कि 50,000 के ऊपर अगर आपने अगर कैश डिपॉजिट किया है, विड्रॉ किया, तो बैंक परमानेंट अकाउंट नंबर लेता है, पता है आप लोगों को? यस सर। हाँ यस। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, जैसे फोर व्हीलर लेने गए अगर आप, तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होना जरूरी है, ठीक है ना। मोटर व्हीकल लेने गए तो फोर व्हीलर आपका होना पैन लेना जरूरी है। फिर ताइया जो अपनी बैच में एक दो लड़कियां हैं जिनके पास स्कूटी वगैरह है या एक्टिवा है, वो बोल सकती नहीं नहीं हमने तो टू व्हीलर परचेस किया जब हमारे पास पैन नहीं था। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने टू व्हीलर को यहाँ से एक्सक्लूजन में डाला, तो टू व्हीलर के लिए मैंडेटरी नहीं है। टू व्हीलर छोड़ के बाकी कोई भी अगर आप गाड़ी लेते हो तो आपको पैन लेना मैंडेटरी होता है, ठीक है ना। अगर आपको ओपनिंग एन अकाउंट, अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करने जा रहे हो, कोई भी बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, डिपॉजिट का अकाउंट, तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर लेना जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि गवर्नमेंट को आपके बैंक अकाउंट का डेटा चाहिए, इनकम टैक्स को बैंक अकाउंट का डेटा चाहिए। सर लेकिन मेरा जो स्टूडेंट अकाउंट है उन्हें तो पैन नहीं मांगा, ऐसा भी आपका क्वेरी आ सकता है। हाँ, तो अगर आपने बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है ना, वो बहुत ही सिंपल सा सेविंग बैंक अकाउंट होता है, उसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन वगैरह आप नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट अकाउंट वगैरह यूजुअली लोग ओपन करते हैं उसके लिए पैन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आज की तारीख में मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बैंक जो होती है ना, आपसे परमानेंट अकाउंट नंबर या आधार कार्ड ले ही लेती है, उसके बिना आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता प्रैक्टिकली। आपको अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको पैन लेना मैंडेटरी है। डीमैट अकाउंट ओपन करना है, डीमैट अकाउंट क्यों ओपन करते हैं? ट्रेडिंग। हाँ ट्रेडिंग, लेकिन कौन सा ट्रेडिंग? कांदे बटाटे? शेयर्स का। शेयर्स का ट्रेडिंग ओपन शेयर्स। करना, डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट उसको बोलते हैं। कैश का अगर आपको 50,000 से ज्यादा कहीं पे भी आप पेमेंट करोगे, होटल में 50,000 से अगर आपने ज्यादा पेमेंट किया ट्रैवल के लिए, 50,000 से अपने ज्यादा पेमेंट किया हुआ है फॉर परचेस ऑफ यूनिट्स, 50,000 से ज्यादा परचेस किया आपने डिबेंचर, ठीक है ना, 50,000 आपने पेमेंट किया आरबीआई फॉर अक्वायरिंग बॉन्ड्स, तो बॉन्ड लेने के लिए 50,000 से ज्यादा किया हुआ है। डिपॉजिट इन कैश, बैंक में आप एक टाइम पे डिपॉजिट करने जा रहे हो 50,000 या उससे ज्यादा, ठीक है ना। आपने डीडी परचेस किया है, डीडी बैंक ड्राफ्ट परचेस किया है 50,000 से ज्यादा। आपने टाइम डिपॉजिट रखा हुआ है बैंक में, टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है 50,000 से ज्यादा एट अ टाइम, 50,000 से ज्यादा एट अ टाइम। अब मुझे बताओ 50,000 से ज्यादा एट अ टाइम लगा दिया तो ये लोग क्या करेंगे, 49,000 के अलग अलग डिपॉजिट मारेंगे, तो एग्रीगेट में फाइल है। ये जरा टाइम डिपॉजिट का जरा अलग से वो जरा याद रखना, एट अ टाइम 50,000 या टाइम डिपॉजिट का जो होता है वो फाइल एग्रीगेट में करेंगे तो फाइल है, ठीक है ना। तो आपको ये करना पड़ेगा यहाँ पे। बैंकर चेक वगैरह अगर आपको लेना है तो 50,000 में ये हो जाएगा, 50,000 से ज्यादा होगा तो ये मैंडेटरी हो जाएगा। आपने अगर इंश्योरेंस लिया हुआ है 50,000 से ज्यादा, लाइफ इंश्योरेंस, तभी भी आपको पैन मैंडेटरी होगा। आपने अगर सिक्योरिटीज परचेज किया मोर देन 1 लाख, सिक्योरिटीज की बात करेंगे तो मोर देन 1 लाख है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स छोड़ के, क्योंकि शेयर्स का तो ऊपर चला गया, ठीक है ना, डीमैट खोलना है तो मैंडेटरी था। लेकिन उसके अलावा अगर आपने अगर कोई सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन किया तो 1 लाख रुपीज का लिमिट है, ओके। स्टैम्प, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, इमोबल प्रॉपर्टी जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, तो आपका पैन मैंडेटरी है, तो ये भी पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। और अगर ऊपर के 17 आइटम में आप नहीं फॉलो होते तो उन्होंने जनरल 18 पॉइंट बना के रखा हुआ है, ये जनरल पॉइंट है, ठीक है ना। जनरली अगर आप 2 लाख के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पैन लेना मैंडेटरी है। तो ये रूल्स में लिखा हुआ है इनकम टैक्स के, तो ये आप जरा ध्यान दे देना यहाँ पे। टीडीएस में पैन का क्या लॉजिक है, वो टीडीएस में मैं बात कर लूंगा, ठीक है ना। टीडीएस में पैन का क्या लॉजिक है टीडीएस में देख लेंगे टीडीएस टीसीएस चैप्टर में। कुछ भी आपका एड्रेस वगैरह चेंज होता है तो आपको वो इंटीमेट करना होता है, चेंज का फॉर्म भी वही है 49A। और नेक्स्ट आइटम इज आधार, ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा पढ़ के चले जाना, ठीक है ना। ये सब थ्योरेटिकल सेक्शंस हैं, एक बार पढ़ लोगे तो अच्छा हो जाएगा। आधार लेना मैंडेटरी के ऑप्शनल है अभी, और आधार और पैन को लिंक करना आपको क्या लगता है? मैंडेटरी। मैंडेटरी है, ठीक है ना, ये बिल्कुल मैंडेटरी है। लेकिन आपको ना, मुझे ना इसमें एक्सेप्शन पढ़ाने हैं कि किसको मैंडेटरी नहीं है, इन्होंने लिखा है क्या पता नहीं। दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू नोटिफाइड पर्सन,
नहीं लिखा है। आप लोग ना, आपके यहाँ पे मॉड्यूल के यहाँ पे जगह है ना, वहां पे लिख देना ये प्रोविजन है ना नॉट एप्लीकेबल है, ये प्रोविजन है नॉट एप्लीकेबल है तो नॉन रेसिडेंट। सर नॉन व्हाट इज रेसिडेंट प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं, मतलब नॉन रेसिडेंट को आधार निकालना मैंडेटरी नहीं है। अब नॉन रेसिडेंट होना कि इंडिया में आके लाइन लगाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में आधार निकालने के लिए, ठीक है ना। तो नॉन रेसिडेंट को ये पैन लेना मैंडेटरी नहीं है, फॉरेन सिटीजन को भी ये पैन लेना मैंडेटरी नहीं है। फॉरेन सिटीजन को भी ये पैन लेना मैंडेटरी नहीं है। इंडियन सिटीजन जो होंगे, इंडियन जिनका एज 80 ईयर्स से ज्यादा है, ठीक है ना, जिनका एज 80 ईयर्स से ज्यादा है तो उनको भी पैन लेना मैंडेटरी नहीं है। क्यों सर? क्योंकि अभी कितना दिन रुकेंगे हो, ठीक है ना, क्या पैन बता रहा हूँ, आधार लेना मैंडेटरी नहीं है। और जब ये सब आपको पता है, अभी सीएए एनआरसी जब आया था, याद आ रहा है आपको? सीएए एनआरसी नेशनल सिटीजनशिप का रजिस्टर बनाने वाले की बात हुई थी। हाँ हाँ। और जम्मू एंड कश्मीर को इन्होंने अभी मर्ज किया था इंडिया के साथ, तो ऐसे बहुत सारी बातें हुई थी। तो इसलिए ना वो जो सिटीजन्स होते हैं उसके कुछ स्टेट्स के जहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा था, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। इस स्टेट के सिटीजन, कौन से स्टेट के? जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और मेघालय। तो इन चारों को आधार लेना मैंडेटरी नहीं है। ये 4 पॉइंट प्लीज लिख के रखो। सिटीजन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड मेघालय, नॉन रेजिडेंट फॉरेन सिटीजन और अपनी इंडिया की जो 80 ईयर प्लस रहेंगे सुपर सीनियर सिटीजन, उनको भी आधार लेना मैंडेटरी नहीं है। चलो यहां तक की बातें मैंने बता दी। कोई पर्टिकुलर डाउट है कि इस चैप्टर को लेके? चैप्टर खत्म हो गया? नो सर। नहीं, असेसमेंट प्रोसीजर बाद में करेंगे। अभी इसके बाद वाला जो चैप्टर है हमारा वो है एडवांस टैक्स। इसके ऊपर वाला चैप्टर करते हैं, छोटू सा ही है, मॉड्यूल में से फटाफट फटाफट कर लेंगे। तो आप मुझे लॉगिन करो, अभी 9:16 हो रहा है, आप 9:30 को लॉगिन करो, ठीक है ना? ओके सर। प्लीज लॉगिन एट 9:30।